Okay. Good evening, everybody. The today's point of discussion: how to prepare for IES Engineering Service Exam 2017 mains. Obviously, for mains. The day this particular discussion is being recorded now, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जैसे हो चुका है तो फोकस मेंस के लिए, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट आने में प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेड है कि फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक रिजल्ट आ जाए, एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऐसे कोई डेट तो डिक्लेयर है नहीं। लेकिन अगर हम आज से काउंट करते हैं तो मेंस एग्जाम में अराउंड 4 मंथ्स हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इन 4 मंथ्स में मेंस के लिए कैसे फोकस किया जाए। यहां भी 2 चीजें हैं। देखिए, दोज स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग इन गेट 2017 आल्सो, जिन लोगों को गेट एग्जाम भी देना है तो अभी वो लोग फोकस कर रहे होंगे गेट के लिए रिवीजन पर, और उन लोगों की सोच सही है कि अभी गेट के लिए रिवीजन कर लें और फैब के बाद फिर मेंस के लिए देखेंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा जो भी। बट देयर आर ए बंच ऑफ स्टूडेंट्स, जो लोग गेट में अपियर नहीं हो रहे, उनको लगता है कि टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, अभी से स्टार्ट कर लिया जाए। तो ये जो भी टाइम है 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, अच्छा है कि टाइम आप यूटिलाइज करें। इसमें ऐसा नहीं कि रिजल्ट का वेट करना है। अब इसमें कैसे फोकस करना है, ये टाइम काफी है, इट इज एनफ फॉर दोज हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। लाइक, अगर आपको ये लगता है कि जैसे कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आती है, कभी हमसे डिस्कस करते हैं कि आई एम वेरी वेल कंफर्टेबल इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सब तैयारी है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल, बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कन्वेंशनल के लिए कैसे तैयारी करें। देखो, अब क्वेश्चन ही अपने आप में बड़ा अजीब है। रीजन इज दैट एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव या कन्वेंशनल कुछ भी तैयार कर सकते हैं आप। इसी चीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अगर जैसे हमारा जो क्लासरूम प्रोग्राम होता है, वर्कबुक होती है, उसमें भी यू कैन सी दैट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी हमने लिस्ट कर रखी है। जब भी कभी हम कोई कंसेप्ट कराते हैं, कोई थ्योरी बताते हैं, पहले एक आध कन्वेंशनल क्वेश्चन फिर ऑब्जेक्टिव, हमेशा ही, क्योंकि उसी से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है स्टूडेंट को कि देखो इसी तरीके से कन्वेंशनल हो गया 12 मार्क्स का, और इसी तरीके से 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है। या कभी कभी आपने देखा होगा कन्वेंशनल क्वेश्चन में क्या होता है, ये डिटेल गिवन है, फाइंड ABCD, 4 पॉइंट लिखे होते हैं, 2-2 मार्क्स के, 8 नंबर का कन्वेंशनल। वो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। न्यूमेरिकल की बात है, थ्योरी की बात है, थ्योरी में बस डेरिवेशन आ जाते हैं। तो बेसिकली इससे घबराने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको कन्वेंशनल में डिफिकल्टी आ रही है तो 100% कंसेप्ट वीक है, ऑब्जेक्टिव वाली भी दिक्कत होगी। ऑब्जेक्टिव आपका तैयार है तो कन्वेंशनल हो जाएगा। वैसे तो देखिए क्लासेस में भी साथ साथ कन्वेंशनल हम करा ही देते हैं, एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है, लेकिन फिर भी अब या तो ये कही कि रेगुलरिटी बनाने के लिए या कुछ एडिशनल एफर्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ये इससे पहले भी हम कराते थे कन्वेंशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस प्रोग्राम फॉर IAS मेंस। मेंस को लिखा गया है उसमें स्टेज 2 भी। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम जो हमारा होता है, ये मेंस के लिए है बेसिकली। और इसके लिए 3 to 4 मंथ्स, वैसे तो 2 महीने भी, 2 महीने में भी हो सकता है, 3 to 4 मंथ्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इसमें, प्रोवाइडेड दैट कि ऑब्जेक्टिव के लिए, या मतलब कहेंगे प्रीलिमिनरी से पहले आपने कुछ तैयारी तो कर ही रखी है, ठीक है ना। उन लोगों के लिए तो देखो हम नहीं कह सकते कि बस प्रीलिमिनरी कैसे तुक्के से निकल गया, 1-8% केस हो गए और अब मेंस कैसे होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग।
जहां तक वेटेज की बात है, अब मेंस का वेटेज बढ़ चुका कन्वेंशनल का। बिफोर और इन ईयर 2016 इसका वेटेज 400 मार्क्स का होता था, अब इसका वेटेज है 600 मार्क्स। टोटल सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेपर 1, पेपर 2, ईच 300। ये आप सिलेबस देख सकते हैं सभी ब्रांचेस के लिए। अराउंड जैसे 12 to 14 सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट पेपर 1 में, कुछ सब्जेक्ट पेपर 2 में 300 मार्क्स के ये आ जाएंगे, तो 600 मार्क्स। जबकि प्रीलिमिनरी का कितना स्कोर था, टोटल 500, जिसमें 200 जनरल एबिलिटी, 300 टेक्निकल जनरल स्टडी है। हाँ ये जरूर है जो सिविल सर्विस से हटके है, इसमें एक बात कि जो इंटरव्यू कॉल आएगी उसमें प्री के मार्क्स भी जुड़ेंगे, 600 + 500 1100, ठीक है ना। तो आई थिंक इस बारे में तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना। प्री प्लस मेंस 1100 मार्क्स, इसके बाद फिर इंटरव्यू 200, 1300 टोटल। तो फाइनल मेरिट में प्रीलिमिनरी के भी काउंट होंगे। तो ये एक अच्छी बात है जिन लोगों को मेंस से थोड़ा डर भी लग रहा है कि आपका प्रीलिमिनरी का स्कोर भी इसमें काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेंस पे आकर ही रुक गया ना हो। और देखिए जिन लोगों ने तरीके से तैयारी भी की है, कम से कम जो मैंने तो जैसे क्लास में बताया हुआ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर एक बढ़िया प्रिपरेशन है तो मेंस के क्वेश्चन आपको आसान लेंगे, कन्वेंशनल कंपैरेटिवली करना आसान होता है। अब इसमें हमारा प्रोग्राम कैसे रहेगा और क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले जरा मैं आपको ये बता दूं, ये जो कन्वेंशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम होगा ये होगा हेड ऑफिस दिल्ली पर ही जो क्लासेस रहेंगी। लेकिन फिर भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हु आर अनेबल टू कम टू दिल्ली, ये जिनको टाइमिंग सूट नहीं करती, वर्किंग है, तो ये वाला जो हमारा मॉड्यूल है ये ऑनलाइन पे अवेलेबल होगा। ये प्रोग्राम रहेगा एट हेड ऑफिस दिल्ली पे, साइमल्टेनियसली ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। ये हमारी वेबसाइट पर, पोर्टल पर, वहां भी इसकी क्लासेस हम रख देंगे। दोज हु वांट टू एक्सेस, जिससे कि वो एक्सेस कर सकें इस प्रोग्राम को, ठीक है ना। जिन लोगों को लगता है कि नहीं क्लास की टाइमिंग सूट नहीं कर दिया, नहीं आ सकते, कि अपना घर पे किसी भी टाइम हम देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास, ये तो ये ऑनलाइन पे अवेलेबल रहेंगे। इसकी डेट है, जो भी कुछ है डिटेल, वो आप वेबसाइट पे हमारी चेक कर सकते हैं, वो चेक करते रहना। ओके नाउ अब देखिए मेंस के लिए, किसी के लिए भी, प्रीलिमिनरी के लिए भी जो मैंने बात बताई थी इससे पहले एक स्ट्रेटेजी थी। तो सबसे पहले देखो सेलेक्ट ये किया जाता है कि स्कोरिंग पॉइंट क्या है सिलेबस का, कि सिलेबस में से स्कोर क्या कर सकते हैं। जैसे 12 to 14 सब्जेक्ट हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि उन सभी का लेवल सेम है, कुछ सब्जेक्ट इजी भी होंगे और कुछ सब्जेक्ट श्योरली डिफिकल्ट भी लगते होंगे, वो ब्रांच टू ब्रांच डिफरेंट होता है। जहां तक ये है कि एक ब्रॉड आइडिया सभी ब्रांचेस के बारे में, बेसिकली क्योंकि मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बारे में तो मैं टोटल डिटेल जानता ही हूँ, लेकिन सिविल मैकेनिकल के भी एक्सपर्ट्स ने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग ये एक ब्रॉड कंसेंसस जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, कि कम से कम 4 to 5 सब्जेक्ट्स, बल्कि 4 to 6 सब्जेक्ट्स, इनमें से कुछ पेपर 1 में हो सकता है, कुछ पेपर 2 में। 4 to 6 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आसान भी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं, इजी एंड स्कोरिंग। तो सबसे पहले आप इसको रिवीजन करें, बढ़िया तरह इसको प्रिपेयर करें। इनमें आप यहां तक देख सकते हैं, बल्कि जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें आप वर्कबुक में देखें क्वेश्चंस में, कि उसी कंसेप्ट पर, उसी फार्मूले पर लगभग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गेट में 2 मार्क्स का वो है, और 12 मार्क्स का कन्वेंशनल भी है।
उससे क्या होता है, साथ साथ जब क्वेश्चन हम रखते हैं ऐसे क्लास में मैंने कराया, तो कॉन्फिडेंस ही आ जाता है आपको कि देखो उसी कंसेप्ट पे तो हो रहा है बिल्कुल, जो गेट के लिए पढ़ रहे थे 2 मार्क्स में, ये जितना प्रीलिमिनरी के लिए तैयार कर दे तो उस फार्मूले का बस उसका एक यूसेज आ गया यहाँ पर। तो सबसे पहले जो स्कोरिंग एरिया है, इजी एंड स्कोरिंग, इन सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली रिवाइज किया जाए। एक क्योंकि जो ज़्यादातर गलती हो जाती है इसके टाइम में मेंस के या कन्वेंशनल के लिए, कि ये लगता है कि ये जो सब्जेक्ट हैं 4 to 6 ये वाले कुछ सब्जेक्ट ये तो आसान है, इनके क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। जनरली 3 to 4 सब्जेक्ट्स ये हर ब्रांच में डिफिकल्ट होते ही हैं, लेकिन मैंडेटरी जरूर है, ऐसा नहीं है कि इन सब्जेक्ट को छोड़ के काम नहीं चलता। डिफिकल्ट इनमें लगता है कि स्कोर करना डिफिकल्ट है। होता क्या है कि 70 to 80% टाइम आप इसमें लगा देते हैं। इन सब्जेक्ट में आपने सारा टाइम लगा दिया प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के किए, कुछ इधर उधर से किए। एग्जाम में क्या होगा, इसका क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा बेकार में, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे इन सब्जेक्ट का, देख के लगेगा आपको आसान है, लेकिन फिर क्या लगेगा, एक फार्मूला मिस हो गया, ये स्टेप कैसे था। तो ये वाली बात बहुत गलत है कि अगर इनमें से आपको छूट जाए, फिर एग्जाम के बाद जब आप आएंगे सोचेंगे कि ये तो बड़ा आसान था, ये फार्मूला मिस हो गया, प्रैक्टिस नहीं थी। तो किसी भी चीज़ को गारंटीड मत लेकर चलें, कम से कम इस वाले को, कि ये तो हो ही जाएगा, चलो उसको देख लेते हैं। हो ही जाएगा अलग बात है, लेकिन वहां आपको करना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। इनके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चले। मेरा मानना है कि आप इसमें जो है ये समझिए 50% टाइम लगभग इनमें दें, और बाकी 40% इसके लिए, 10% जो भी रिमेनिंग है सब्जेक्ट्स बाकी के लिए। इसमें सिर्फ आप डेली ये रूटीन बना ले कि मुझे इतना क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने हैं। इसमें तो क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा ज़्यादा, इसमें शायद पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, तैयारी है ही और करते जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये रिवीजन कैसे होगा, इसके लिए देखो जरा आपको एक एग्जांपल से बता दें। देखिए, अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि किसी भी दीवार पे प्लास्टर कैसे किया जाता है, डिड यू ऑब्जर्व? कोई भी ब्रिक्स की वॉल है, जैसे ब्रिक्स से ईंट से बनाई गई, उस पर प्लास्टर करते हुए देखा होगा कभी। सबसे पहले सीमेंट लगा देते हैं पूरी वॉल पर, एक लेयर इतनी मोटी जो भी होगी वो लेयर, उसको प्लेन करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पर फिलअप करना है, कहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलरिटीज आ गई, जैसे कहते हैं गड्ढा सा बन गया, फिर उसको भर के वहाँ प्लेन करेंगे। तो तरीका यही होगा, सबसे पहले जैसे कि हमने एक सिलेबस का एक रिवीजन कर लिया, एक प्लास्टर कर दिया इतना, अब उसमें देखा जाएगा लेकुना कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ कमी रह गई, उसको पूरा किया जाए। सब्जेक्ट का रिवीजन वो आई थिंक प्रीलिमिनरी के टाइम आप कर चुके हैं, या अब गेट एग्जाम देंगे उसमें हो जाएगा। उसके बाद लेकुना कैसे ढूंढना है, कहाँ करना है। अब आप रिवीजन के लिए ऐसे मत करें कि एक सब्जेक्ट लिया, चैप्टर 1 से शुरू किया, आखिरी तक जा रहे क्वेश्चन करने, इससे आप क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। दोनों चीजों में डिफरेंस है। सपोज करो प्रीवियस ईयर का सोल्ड एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये गलती करते हैं, कुछ लोग तो क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन बस नजर से देख लेते हैं, लगता है कि आसान है, हो जाएगा, छोड़ दो, ये तो बहुत ईजी है। ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन है, डेटा ढूंढा, ये फार्मूला है, चलो हो जाएगा, फाइनल आंसर तक नहीं जाते। क्यों लगता है ये तो कैलकुलेशन है, हो जाएगा, कैलकुलेटर में क्यों टाइम बेकार करना, आगे तो हो ही जाएगा। ये भी गलत है कि आधा क्वेश्चन करके छोड़ दें, केवल पढ़ के छोड़ दें। ऑलवेज ट्राई टू रीच अप टू द फाइनल आंसर। और ऐसे मत करें कि क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद सॉल्यूशन, फिर उसको प्रैक्टिस कर दे लिखकर। इससे क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है उसकी एक इमेज आपने माइंड में डाल ली पहले से,
कि सॉल्यूशन में कुछ कुछ ऐसा था, आप उसको रिपीट कर दें, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि एग्जाम में आपको केवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वहां हिंट नहीं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, कोशिश करें पहले तो अनसोल्व वाले क्वेश्चन पेपर रखें, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना है। एक क्वेश्चन उठा लिया आपने किसी भी टॉपिक का, XYZ, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक का, जरूरी नहीं है कि पहले चैप्टर ही हो उस टॉपिक का, चैप्टर 4 चैप्टर 5 का वो क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करें जहां तक हो सकता है। पता चलेगा कि ये फार्मूला मिस हो गया, कंसेप्ट कैसे थी। उसके लिए आप सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, थ्योरी में जाएंगे, बुक में आपके नोट्स में कि ये फार्मूला अच्छा यहां से आया था। ओके, लाइक जैसे कि क्वेश्चन लिया हमने सब्जेक्ट एक्स का, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ मिस हो गया, इसके लिए आप थ्योरी पढ़ेंगे पहले थोड़ा कि कहां से आया था। हो सकता है जब आप थ्योरी में जाएं तो आपको पता चले वहां पे कंफ्यूजन आ जाए, ये चीज कहां से आ गई, फिर आपको चैप्टर 2 में जाना पड़ जाए, उसमें चले जाओ। चैप्टर 2 में गए, पता चले कि ये कंसेप्ट कहां से आई, अच्छा चैप्टर नंबर 7 की है, वहां से लेकर आए। इस एक क्वेश्चन के लिए जितना भी आपको भटकना पड़े, इसको अपने आप सोल्व करें, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। अभी होगा क्या इस तरीके से कि एक क्वेश्चन को करने में हो सकता है आपके 8 आवर्स लग गए, इट में हैपन। इस एक क्वेश्चन में 10 मार्क का क्वेश्चन था, प्रैक्टिस आप कर रहे 8 घंटे लगा दिए। यहां पर फ्रस्ट्रेट होने वाली बात नहीं कि 8 घंटे रहेगी, क्वेश्चन में लग गए, 3 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन कहां से होंगे। ये एक क्वेश्चन नहीं है, इस एक क्वेश्चन के रिवीजन करने के लिए आपने पता नहीं कितना सिलेबस रिवाइज कर लिया। हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का 30% सिलेबस आपने रिवाइज कर लिया 8 आवर्स में। प्रॉपर वे ये होता है। फिर इसी तरह दूसरा क्वेश्चन उठा लें, उसमें भी अपने आप जितनी कोशिश हो वो करें। जब अल्टीमेटली कभी ऐसा आ जाए कि थकी जाए, कुछ मिल ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, जब आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, कि देखो कहां से यहां से सॉल्यूशन आया, यहां से ये है, इस तरह है। सॉल्यूशन बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है, ऐसा नहीं कि बस 2 मिनट किया नहीं क्वेश्चन एकदम सॉल्यूशन देख लिया। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता। जनरली जो कंप्लेन होती है स्टूडेंट की कि मैंने रिवीजन कर लिया सब कुछ और कई बार प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा या मेरा सिलेक्शन हो नहीं पा रहा। वो क्या होता है कि आप अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं इस तरह कि क्वेश्चन देखा और सॉल्यूशन फिर लिख के देख रहे। दैट इज रॉन्ग। जितने भी तिगड़म हो सकते हैं अपने आप उसमें लगाने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि जैसे कि आपने कोई भी पर्टिकुलर किसी भी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन है आपके पास, वो किसी और तरीके से है, आपने थ्योरी पढ़ रखी है दूसरे तरीके से। हो सकता है ना 2 मेथड, तो आपको लगेगा कि ये कहां से आ गई थ्योरी, मैं तो जानता नहीं। हो सकता है कि आप जो जानते हो उससे आप जल्दी क्वेश्चन कर लें, ये जल्दी ना करें, अल्टरनेट रूट हो। तो जब तक अपने आप सोल्व नहीं करेंगे कैसे जाएंगे। हर क्वेश्चन के हिसाब से रटते मत चलें कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं आई, इसे मार्क कर लिया, इसे मैं रट लूंगा। ज्यादा ज्यादा जो आपकी नॉलेज है उसको रिवीजन करें प्रॉपरली, वहां से चलेंगे। इसी तरह किसी एक पर्टिकुलर डे में ऐसा भी नहीं है कि केवल आप एक ही सब्जेक्ट को, मेरा जो अपना तरीका होता था, व्हाट आई हैव फॉलोड ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विस, ज्यादा अच्छा रहता है कि 2 सब्जेक्ट लेकर चले जाएं। 2 सब्जेक्ट कौन से, एक इस कैटेगरी से और एक इस कैटेगरी से, एक ये वाला और एक ये वाला। क्यों? जब ये क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना, स्कोरिंग भी है, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं मैं काफी कुछ जानता भी हूं। ये कॉन्फिडेंस आपका इन क्वेश्चन को सोल्व करने का काम आएगा, न्यूमेरिकल को। अनदर थिंग, अब देखो जहां तक क्वेश्चन आता है डेरिवेशंस का, डेरिवेशन के बारे में भी यही है। वैसे तो मैं ऑब्जेक्टिव के टाइम पे भी यही कहता हूं, अगर कन्वेंशन किसी को नहीं भी देना हो, कुछ ऐसे स्टूडेंट होता है कि बस गेट के लिए, उनको ही मेरी एडवाइस होती है कि आप लोग जो है डेरिवेशन जरूर गो थ्रू करें। वाई? जब तक आप डेरिवेशन को गो थ्रू नहीं करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी। पता कैसे चलेगा इस फार्मूले को कहां यूज करना है।
फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कार है, उसमें कोई टूल किट है, तो इसमें कहीं खुश होने वाली बात तो है नहीं कि मेरे पास जैक भी है, ये टूल किट भी है, ये भी है। वो तो बहुत लोगों के पास होती है। जरूरी ये भी तो है कि उसे यूज कैसे करना है, हाउ टू मेक यूज ऑफ दैट। तो आपकी प्रिपरेशन कई लोगों के ऐसे होती है कि प्रिपरेशन सब कुछ है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, बिल्कुल वही चीज है, टूल किट सभी है, पता ही नहीं कहाँ यूज करना है। वाई? जब प्रैक्टिस ही नहीं की, बस देख लिया, ये होता है। गलती ये होती है कि डेरिवेशन देख लिया, ऑब्जेक्टिव माना नहीं है, तो कभी गो थ्रू नहीं। हमेशा एक आध बार जब आप टूल किट होगी उसको यूज करके देखेंगे, ओके ठीक है, इस की से ऐसे होता है, जैक कैसे काम करता है, फिर ये होता है, जब कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह डेरिवेशन को प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। अब तो खैर मेंस की बात आ गई, मेंस में तो करना ही पड़ेगा, यहां तो आएगा ही। तो इसका तरीका भी यही है। डेरिवेशन के रिगार्डिंग आप पहले उसको देखें, समझे क्या क्या चीजें आ रही हैं। और जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट लिया आपने, चैप्टर 6 का कोई डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन करते हुए कोई स्टेप क्लियर नहीं, क्यों? उसमें चैप्टर 4 की कंसेप्ट आ गई, तो आप दोबारा वहां जाओ, चैप्टर 4 में उसे क्लियर करके आओ। उसमें जरूरत पड़ गई चैप्टर 3 के, फिर वहां पे चले जाओ। एक डेरिवेशन करने में पता चलेगा कि आप आधा सिलेबस घूम गए, टाइम नहीं लगाया ज्यादा, आपका रिवीजन। इस तरीके से जो रिवीजन होता है ना, वो होता है रिवीजन प्रॉपर, कि कहाँ यूज हमें करना है। ठीक है ना? ये नहीं कि बस देख लिया, चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर दो और आखिरी तक जा रहे हैं, रैंडमली कोई भी उठाओ। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उससे करो आप। उसके लिए तरीका है कि प्रीवियस ईयर्स के जो आपके एग्जाम क्वेश्चंस हैं, उनमें देखो डेरिवेशन कौन कौन से आ चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सभी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना प्रोबेबिलिटी है कि सभी डेरिवेशन आएंगे। हम तो टाइम टू टाइम ये क्लासेज में बताते हुए हैं कि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कुछ डेरिवेशन में ऐसे कराता हूँ कि इसे बस समझ लो, इसका यूज आएगा, ये डेरिवेशन एज इट इज याद नहीं करना है, इसके कुछ स्टेप जरूरी हैं। तो वो खैर वो तो अलग बात है कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम क्लास लेंगे प्रैक्टिस की, उसमें अपने सब्जेक्ट में सभी में मैं बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस में कितना क्या जरूरी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन जनरल अप्रोच यही है सभी ब्रांचेस के लिए भी। ये आ गया आप इसमें डेरिवेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट एक जो आती है अब बात इसके बारे में थ्योरी के लिए। न्यूमेरिकल हो गया, डेरिवेशन के बारे में मैंने आपको बताया, थ्योरी के बारे में, क्योंकि कई क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी होते हैं। एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले मैं एडवाइस ये करूंगा आपको, एग्जाम में थ्योरी सबसे बाद में लिखे, थ्योरी वाले क्वेश्चन। ठीक है ना? शुरू में ही थ्योरी मत लिखना शुरू करें, आप पहले पूरा पेपर गो थ्रू करें। सबसे पहले क्या करेंगे? डेरिवेशन वाले, डेरिवेशन वाला कर दें, फिर न्यूमेरिकल, फिर बाद में थ्योरी। तो सीक्वेंस क्या रहेगा जब आप अटेम्प्ट करेंगे? 3 तरीके के क्वेश्चन हो गए, डेरिवेशन, डेराइव द फार्मूला, फिर न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा जो होता है न्यूमेरिकल ही होते हैं, फिर थ्योरी, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई दिस हैपन एटसेट्रा। वजह क्या होती है, शुरू में ही आप थ्योरी लिखने लग जाएंगे तो सारा टाइम इसमें चला जाएगा, फिर न्यूमेरिकल डेरिवेशन में कम टाइम मिलता है। और जब पेपर शुरू करते हैं थ्योरी बहुत ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप ज़्यादा लिख देते हैं, टाइम ज़्यादा किल हो जाता है। तो अच्छा है कि बाद में लिखेंगे और कंसाइज लिखेंगे, इसके बारे में बताएंगे खैर जरा अभी कैसे करना है। तो ये प्रॉपर आप सीक्वेंस फॉलो करें। एक बात का ध्यान और रखें, ऐसे ऐसे कहा नहीं जाता, लेकिन जैसे कभी बचपन में आपने सुना होगा, ड्रॉ नीट एंड क्लीन स्केच, राइट नीटली, देयर आर 2 एडिशनल मार्क्स, सफाई के 2 अंक सुरक्षित हैं, होता था ऐसे कभी। यहां है नहीं, लेकिन वो मैटर करेगा। वाई? देखो, जैसे कि आपकी कॉपी जाती है एग्जामिनर के पास, अगर एग्जामिनर ने कॉपी ऐसे रखी और आराम से पढ़ाई में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपने क्या लिखा है, तो वही चीज आपने लिखी है, 10 में से 8 मार्क्स मिल गए, ओके सही था तो मिल गए, चलो हो सकता है 10 भी मिल जाए, डेरिवेशन है, डेरिवेशन किया। एक स्टूडेंट ने उल्टा सीधा लिख दिया कि ना तो z समझ में आ रहा है, ना 2 समझ में आ रहा है, ना 4 है, ना y है, ऐसे। इसने भी डेरिवेशन किया, मार्क्स इसको भी पूरे मिल गए, लेकिन एज एन एग्जामिनर, ठीक है ना, ये जो साइकोलॉजी क्या हो जाती है, जिस स्टूडेंट ने थोड़ा क्लीन लिखा है और आसानी से एग्जामिनर के समझ में आ गया, उसके लिए एग्जामिनर के हार्ट में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है कि नहीं ये स्टूडेंट अच्छा है। जिसने उल्टा सीधा लिखा, सही तो लिखा, लेकिन उससे थोड़ा सा जलन हो जाती है। क्यों?
जो साफ लिखेगा उसकी कॉपी चेक करने में, उसका क्वेश्चन चेक करने में 2 मिनट लगे एग्जामिनर के। जिसने उल्टा सीधा लिखा, गंदा लिखा, मार्क्स पूरे दिए, उसके 5 मिनट लग गए। जब उसके 2 मिनट के बजाय आपने 5 मिनट ले लिए तो आप क्या सोचते हैं, नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा थोड़ा? ये एक थोड़ा सा उसमें क्या होगा ना, बायसिंग बन जाएगी। फिर इस बायसिंग पे कहाँ फर्क पड़ेगा? थ्योरी में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं होता सही है तो 100% मार्क्स, 10 में से 7 भी 6 भी। सेम थ्योरी लिखी है, जिसने थोड़ा अच्छे से लिखता आ रहा होगा उसको एग्जामिनर 10 में से 8 मार्क्स दे देगा शायद। जो गंदा से लिखता आ रहा होगा भले ही सेम है, उसको 10 में 6। यहाँ फर्क पड़ जाता है उस चीज़ का कि इसने मेरा टाइम ज़्यादा ले लिया, कि क्या तरीका है, क्या लिखने का समझ में नहीं आ रहा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लिखने में बहुत ज़्यादा साफ साफ या टाइम बेकार करें। मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है कि ऐसा लिखे बस जो एक बार में समझ में आ जाए। कोई भी वर्ड आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये, जैसे सपोज करो सब्जेक्ट लिखना है, एक तो ये लिखा, ये ठीक है, टेक्निकल टर्म है, देखने से समझ में आ जाएगी। ये वर्ड लिखा करंट, समझ में तो आ रहा है कि करंट है ये, लेकिन इसको आप थोड़ा ऐसे करके लिख दो बस प्रॉपर। मैंने कब कहा है कि ज्यादा टाइम लगाओ, थोड़ा सा स्पेस स्पेस देकर ऐसे। अब देखो एकदम समझ में आया, देखते ही समझ में आया। इसमें क्या है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, ये क्या है, अच्छा ठीक है ये है। 10 सेकंड फालतू लग गए, 5 सेकंड भी फालतू लग गए एक वर्ड में एग्जामिनर को पढ़ने में, वो नेगेटिव चली जाएगी चीज। मार्क्स स्कोर करने हैं ऐसा लिखिए। जहां तक कलर्ड पेन की बात है, मार्कर सॉरी गलत बोल गया मैं, कलर्ड पेन मैंडेटरी नहीं है कि आप बहुत सारे कलर यूज करें, कि डेरिवेशन में, थ्योरी में हेडिंग अलग पेन से, फिर लिख रहे अलग पेन से। आप एक ब्लू वाले से ही यूज कर लो, ब्लैक से ही यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कलर्ड आप यूज करना चाहते हो कर भी लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कलर करने के चक्कर में आप टाइम ज्यादा लगा दें उसमें। हाँ, कोशिश ये करें कि रेड पेन ना यूज करें आप। ऐसा कोई देखो गाइडलाइन में लिखा तो नहीं गया कि रेड पेन अलाउड नहीं है, ये मेरी एडवाइस है। वो इसलिए क्योंकि एक देखो जनरल सा रूल होता है कि रेड पेन जो होता है वो किसी भी ऑफिस में कहीं भी हाईएस्ट अथॉरिटी का होता है। जैसे कहीं भी ऑफिस में हमने देखा है कि चीफ इंजीनियर ऑफिस है, उस पर ब्लू से ग्रीन से रिमार्क लिखते हैं सभी लोग, फाइनल रिमार्क रेड से होता है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी चीफ इंजीनियर ऑफिस। इसी तरह तो यहाँ हायर अथॉरिटी ऑब्वियसली एग्जामिनर माना जाएगा, आप नहीं। अगर आप रेड पहले यूज कर दिया, एग्जामिनर लिखना चाह रहा है कुछ, वहाँ लिखना नहीं मार्क्स ही लिखना चाह रहा है, तो वो भी रेड, कुछ गड़बड़ सी हो जाती है। तो रेड पेन आप प्योरली एग्जामिनर के लिए छोड़ दे, बहुत ही इमरजेंसी कहीं आ रही हो, जैसे इलेक्ट्रिकल में 3 फेज वेव बनाने में जरूरत पड़ जाती है रेड की, तो अलग बात है, कर भी सकते हैं, लेकिन अवॉइड करें आप, रेड ना यूज करें ज़्यादातर, और बाकी के यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसी तरह डायग्राम बनाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप प्रॉपर स्केल लेकर पेंसिल से, HB से, उससे बनाएं। आप डायरेक्ट पेन से बना दो फ्री हैंड करके, सर्कल एग्जैक्ट नहीं ठीक है, जब भी सही हो जाएगा। बस ये जरूर है कि उसमें समझ में आ जाना चाहिए हाँ क्या क्या है। ऐसा भी नहीं है कि डायग्राम जो आप पेन से जल्दी ऐसे 2 मिनट में बना सकते हो, उसको आप 20 मिनट लगा रहे हो, ये नाप कर, ये मेजर करके, वो टाइम वेस्ट कर दो, उसका कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। नॉर्मल पेन से आप डायग्राम बना दो और उसमें बस क्लियरली लिख दो। वहाँ मल्टी कलर आप यूज कर लो जिससे कि क्लियर बन जाए वो, ठीक है ना। कोई भी डायग्राम जिस भी ब्रांच में कुछ भी हो सकता है, बस वो समझ में आना चाहिए प्रॉपर, पेन वो यूज करो, ठीक है ना। नाउ कम टू द थ्योरी। देखो थ्योरी के बारे में जनरली कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा आता है, एक ऐसा हिडन टारगेट होता है सबके माइंड में, और वो बहुत गलत है। क्या? कुछ लोग ये सोचते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, गंदा गंदा लिख देते हैं थ्योरी, कि एग्जामिनर को लगेगा कुछ तो लिखा है मार्क्स मिल जाए, कि पढ़ेगा, साफ लिखेंगे तो पढ़ेगा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा मत समझिए। अगर आप सही भी लिख रहे हैं और अगर इतना गंदा लिख दिया समझ में नहीं आ रहा एग्जामिनर, वो 0 ही मिल जाएगा। तो ऐसा तो मत करें। दूसरी बात, थ्योरी में क्वेश्चन में कुछ कहा गया, आप इररिलेवेंट लिख रहे उल्टा सीधा, ठीक है ना। जैसे थ्योरम आई एक्स आपको नहीं आती, आपने वहां थ्योरम वाई का लिख दिया। ये मत सोचिए कि एग्जामिनर उसे देखेगा नहीं, कुछ तो लिखा है, चलो आता है मार्क्स। ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन नहीं है, सेमेस्टर जहां कुछ भी लिखा है नंबर दे देते हैं।
अगर आप ऐसी चीज़ करते हैं, एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं वो काट लेगा, गुस्सा आ जाएगा कि अच्छा मैं बेवकूफ़ समझा इसमें, या ये नहीं समझे वो फिर ये समझेगा स्टूडेंट कितना बेवकूफ़ है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा तरीके से, वो बल्कि उसमें तो 0 मार्क्स मिलेंगे, आगे बाकी के क्वेश्चन में जब चेक करेगा ना वो तो बाइसिंग हो जाएगी, किसने गड़बड़ कर रहा था, ज़्यादा स्मार्ट बनना है या इतना बेवकूफ़ है ये। तो वो चीज़ छोड़ें। जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते एट रैंडम मत लिखो, थोड़ा भी लिख दो 2 लाइन, जितना आप जानते हो सही लिखो, टू द पॉइंट लिखो, ठीक है ना। बेकार के जो स्टेटमेंट है वो रिडंडेंट वाले मत लिखो, जैसे किसी के बारे में कोई इक्विपमेंट आ गया, इट इज़ वाइडली यूज्ड, नाउ डेज इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाउ डेज दिस, ये बेकार के वर्ड हैं। कम टू द पॉइंट, जैसे कि टी टेम्परेचर है, थीटा टेम्परेचर है, सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। वी वोल्ट है, कोई बताने की जरूरत नहीं। आई करंट है, जरूरत नहीं, इम्प्लिसिट वर्ड है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, बताने की जरूरत, ऐसा नहीं है कि आप लिखे लेट द वोल्टेज इज वी, लेट द करंट इज आई, वो तो पता ही है सबको, ऐसी चीज छोड़ दें। हाँ, जो आप नया एज्यूम करते हैं कि P1 P2, कि P1 दिस पावर, P2 दिस पावर, वो तो है ही ऑब्वियसली। इसी तरह देखो सभी ब्रांचेज में ना कुछ टर्म इम्प्लिसिट होते हैं, वो जरूरत नहीं। इसी तरह कुछ कांस्टेंट होते हैं, वो क्या जरूरत है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी 9.8, उसमें आप क्यों लिखो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कंसिडर्ड दिस, वेस्ट कर दिया 10 सेकंड, छोड़ो जी इक्वल टू लिख के छोड़ दो आप उसमें। तो थ्योरी में भी जितना आप जानते हो टू द पॉइंट कंसाइज लिखो, नो मैटर। आपको लगता है कि 3 लाइन में सारी चीज आ जाएंगी, इसमें है ही नहीं कुछ, और क्वेश्चन 12 मार्क्स का नहीं लिखना है ज्यादा, तो आलतू फालतू लिखो नहीं, 3 लाइन लिख के छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 100%, वो बता दें। कंसाइज लिखें, आप टाइम भी बचाएं, ऐसा ना हो कि एक ही चीज में टाइम बेकार कर दें। बहुत ध्यान देने वाली बात है थ्योरी में। अगर आप थ्योरी सही सही लिख देते हो ठीक ठाक, कोई ब्लंडर नहीं लिखा उसमें जानबूझकर, तो यकीन मानिए 70% मार्क्स आपको श्योरली मिल ही जाएंगे। 10 नंबर में 7 तो मिल ही जाएंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। रफली जो कैलकुलेशन हमारी कहती है कन्वेंशनल के अकॉर्डिंग, ये वाला। मार्क्स ज़्यादा जब कटते हैं जब आप उल्टी सीधी चीज़, जैसे मैंने बताया था, पूछा कुछ गया, आप एक्सप्लेन कुछ और कर रहे हो, ठीक है ना। या जैसे कि इतना रिलेवेंट लिख दिया कि करंट को V लिख दिया, वोल्टेज को I, जो बिल्कुल ही गड़बड़ है। ऐसा नोटेशन जो कहा जाता है कि कॉमन सेंस ही नहीं है इसमें, तो कुछ भी ऐसी बातें अवॉइड करो, बस ठीक ठाक जितना आता है, टू द पॉइंट। मुझे लगता है कि 12 नंबर का क्वेश्चन में 2 लाइन काफी हैं, दैट्स ओके। सिविल सर्विस में भी इवन ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्वेश्चन इस तरीके का आ चुके, न्यूमेरिकल टाइप का, 2 लाइन से ज्यादा कुछ है ही नहीं, 20 नंबर में, 20 मार्क्स में। अब उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कैसे आ गया, ज्यादा करें। तो इस चीज से चौंकिए मत कि नहीं कुछ ना कुछ तो होगा क्वेश्चन है, 20 नंबर में इतना छोटा नहीं हो सकता, हो जाता है कभी। यूपीएससी में ऐसी बात हो जाती है कि ज्यादा मार्क्स का बहुत छोटा क्वेश्चन आ गया। कभी कभी 4 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन इतना आ जाता है कि बहुत ज्यादा थ्योरी है, उसको आप उसी तरह कंसाइज भी कर दें। हो सकता है कि 4 मार्क्स में है और थ्योरी इतनी ज्यादा है कि लगता है आपको तो 4 पेज का है, तो टाइम मत वेस्ट करो उसमें इतना ज्यादा लिखने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत गंदा लिख दें, बस फिर पॉइंट उसमें से कुछ काट के मेन पॉइंट लिख दो, ठीक है ना। और ओके, मैंने देखे जैसे कि क्लासेस में बताया आपको, जो लोग कोचिंग करते हैं वो क्लासरूम नोट से पढ़ते हैं ज़्यादातर, जो कोचिंग नहीं करते वो स्टैंडर्ड बुक से, या कोई भी, चलो कोई भी बुक्स जो होती है उनसे, टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। तो एक बात मान के चलो आप, सपोज फॉर एग्जांपल कि एक ही टीचर से पढ़ने वाले 100 लोग मेंस लिख रहे हैं, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना टीचर ने लिखाया उस टॉपिक के बारे में आप एज इट इज लिख के आ रहे हो, दोनों में फर्क है। सपोज करो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं उस तरीके से बता देता हूं, अगर मैंने आपको कोई चीज समझाई है तो आपको क्यों लिखाया है वो इसलिए कि व्हेनेवर इट इज नीडेड आप उसे पढ़ के समझ सको।
मैंने कुछ आपको ज़्यादा डिटेल इससे लिखाई है जिससे कि आप जब भी रिवीजन करोगे आपके समझ में आ जाए। लेकिन जब आप ये बात एग्जाम में लिख के आ रहे हो एग्जामिनर के लिए, वहां ऐसा नहीं है। आप एग्जामिनर के नोट्स थोड़ा ही बनवा रहे हो कि भाई कॉपी तुम रख लेना, जब जरूरत है रिवीजन करके समझ लेना। नहीं, वहां आपको बताना है कि मुझे आता है। मैंने अपने स्टूडेंट को लिखाया इसलिए नहीं कि मैंने प्रूव करना है कि मुझे तो ये चीज़ आती है, मैंने इसलिए कि भाई आप समझो, आपको रिवीजन करना है। आप सिर्फ इतना लिखो एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि आपको ये चीज़ आती है, तो उसको थोड़ा सा कंसाइज करके लिखा जाता है। वो खैर क्वेश्चन के प्रैक्टिस प्रोग्राम होगा, उसमें थ्योरी के बारे में भी हम बताएंगे कुछ, जो भी उसमें बताएंगे कि क्या क्या है इस क्वेश्चन में किस तरह। तो एज इट इज़ नहीं। दूसरी खास बात, जैसे मैंने कहा था कि एक ही टीचर से पढ़ने वाले 100 लोग मेंस लिख रहे हैं, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि कोई थ्योरी आती है, आप सब लोग वही लिखना चाहोगे। इससे क्या हो सकता है कि 100 लोगों ने बिल्कुल एक सा आंसर लिखा। देखिए ये वाली बात मैं प्रोबेबिलिटी के बेस पे कह रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम कि ऐसा होता है या ये होता है या यूपीएससी ने बताया कहीं, नो, प्रोबेबिलिटी के बेस पे जनरल बात, ठीक है ना, कोई वैसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उसमें एग्जामिनर को हो सकता है ऐसा लग जाए कि इन सभी लोगों ने एक सा लिखा। इसके दो रीजन, इसके दो तरीके हैं कि या तो भाई नकल की है, जो यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑब्वियसली यूपीएससी के एग्जाम में नकल कोई नहीं करेगा, वो मानता है। दूसरा वाला केस क्या है, वो हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये लोग कहीं एक जगह से पढ़े हुए हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक जो चलती है उसका लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ जाएगा, बुक तो सभी पढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी टीचर के नोट्स ऐसे हैं सब लोग एक से मिल रहे किए, तो वो समझ जाएगा इन्होंने अपना कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं से एक जगह से पढ़े हुए, वही जूंगा तो लिख रहे सभी लोग। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा बाइसिंग आ सकती है कि ये लोग कुछ कहीं ना कहीं से तैयारी है, अपना दिमाग नहीं लगाया, रटी हुई चीज़ है। तो इसलिए थोड़ा सा आप अवॉइड करें, हल्का फुल्का सा बदल दें, थोड़ा सा ओरिएंटेशन, वो डिपेंड करेगा आपके अपने कंसिक्वेंस में, ठीक है ना। लिखने कई तरीके, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्टेटमेंट एक इधर का उधर बदल सकते हैं, वो चेंज जरूर कर दें आप अपने हिसाब से। मतलब यह है कि टीचर ने कहा गया वो समझ के फिर अपने माइंड से लिखें। अब उसमें ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया के स्टूडेंट कई ये कहते हैं कि हमारी इंग्लिश वीक है तो हम कैसे करेंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करती, जितना जो आप पढ़ते हैं लिख आप सकते ही हैं। कोशिश करें कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ ग्रामर पे आपको मार्क्स कटने हैं या मिल जाने हैं, ठीक है ना। बहुत ब्लंडर वाली चीज़ें ना लिखे, घबराएं मत आप उससे कि इंग्लिश में कैसे लिखना है। नॉर्मल जो आप लिखते हैं वो ठीक है, टेक्निकल लिखने में इतनी दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। और मोर ओवर बड़े बड़े सेंटेंस क्यों लिखते हैं आप, सेंटेंस आप छोटे छोटे बनाकर लिख दो, उसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। जो आपकी लैंग्वेज है कि मेरे तो इंग्लिश वीक है या ये होता है XYZ या ऐसे होता है जो भी, तो खैर ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में ध्यान रखना है। और मैंने जैसा आपको बताया है 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। लास्टली मैं जरा इस चीज़ को और फोकस कर देता हूँ, जो शुरू में ये वाले सब्जेक्ट और ये वाले सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट इसमें से एक इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, ये टारगेट बनाओ आप इसमें, ये आपका स्कोर बना देगा। जब आप एग्जाम में करोगे ना पेपर 1 या पेपर 2, इनमें से कोई सा सब्जेक्ट आप इसके क्वेश्चन कर दो सबसे शुरू में, जहां आपको लगेगा 300 में से पहले घंटे में आपने 150 नंबर कर दिया है, 100 नंबर भी कर दिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं नहीं 100 मार्क्स काफ़ी है, मैं इतना कर चुका। फिर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ोगे, फिर आप इन क्वेश्चन पे भी आ सकते हो। ओके, तो ये चीज़ डिवाइड करनी पड़ेगी। ये जैसे है कि अब ये जो हमारी क्लासेज होंगी उसमें बताया जाएगा ब्रांच वाइज कि क्या क्या टॉपिक कौन सा है, क्या सब्जेक्ट कहाँ है, ये तो बहुत डिटेल की बात है, क्योंकि यहाँ तो मैं एक जनरल सा आइडिया देना था आपको ये वाला। एंड ओके, तो बेसिकली ये डिवाइड करके और ये जैसे मैंने आपको बताया ये रखना है ध्यान। देखो बाकी इसमें आप एक्सेस कर सकते हो, मैंने आपको बताया जैसे ऑनलाइन भी हम ये क्लास प्रोवाइड करेंगे, आप अपने कंप्यूटर पर बैठ के कहीं भी कर सकते हो। मोर ओवर जैसे आज आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताई इसके बारे में, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके डाउट अनआंसर्ड रह गए, तो आप इस वीडियो के बाद में जो कमेंट में है अपने क्वेश्चन लिख दें ज़रूर, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बात ऐसे बताई है आपको लगता है वो सही नहीं, तो आप उसके बारे में लिख दो कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ऐसा समझते थे ये होगा वो होगा,
वाट एवर भी फ्रैंकली आप अपने सजेशन लिखो या क्वेश्चन लिखो, तो जो नेक्स्ट टाइम जो हम फिर वीडियो डालेंगे उसमें अपग्रेड करें तो मैं आपके वो जो क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है उनका आंसर हम आपको कर देंगे, ठीक है ना। ओके, सो waiting for your suggestions as well as your comments. All the best to the students who are going to appear in any of the exam. मेंस के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए। थैंक्स अ लॉट।